the walls where knowledge hides. Neelam ma'am, our humble guide. Hello students, welcome back to your channel The Cellular Secret. This is Neelam Bhardwaj, your facilitator. Today you will learn about life process. This is the fourth part of life process and I already discussed in my last videos part 1, 2nd and 3rd part. So let's get started. Respiration process. Respiration process. What is respiration process? रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड ब्रीथिंग प्रोसेस दोनों सेम होती है क्या? क्या कोई मुझे बताएगा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है और ब्रीथिंग प्रोसेस है वो दोनों सेम होती हैं? नहीं, रेस्पिरेशन प्रोसेस और ब्रीथिंग प्रोसेस दोनों सेम नहीं होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है। हम लोग आज तक क्या जानते आए थे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। बट एक्चुअली में उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को, जो हम खाना खाते हैं उस फूड से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है? हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? इट इज ए प्रोसेस in which living organism obtain एनर्जी कहां से लेंगे? जो उन्होंने खाना खाया है। बाई ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन करके, बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। कहां करेंगे? इन द सेल्स। तो ये हमारी क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी प्राप्त करते हैं। कहां से? जो हम फूड खाते हैं, जो हमारा फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बन जाता है। फूड कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। अब अगर बात करें ब्रीथिंग प्रोसेस की, तो ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है? इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल को क्या कहते हैं? इनहेलेशन प्रोसेस एंड एक्सेलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा? एक्सचेंज होगा गैसेस का। इनहेल में हम क्या ऑब्टेन करेंगे? ऑक्सीजन O2 एंड एक्सेल में हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी है? ब्रीथिंग प्रोसेस। और जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है वो प्रोसेस हमारी कौन सी है? रेस्पिरेशन प्रोसेस। इनहेलेशन को और क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। और एक्सहेलेशन को और क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन।
जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन इनहेल करेंगे एंड कार्बन डाई एक्सहेल करेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? जब फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी ऑब्टेन करेंगे फूड से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो प्रोसेस कैसी हो गई? इनहेलेशन किया हमने, इनहेलेशन में क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो एंटर करेगी बॉडी के अंदर। बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन एंटर करेगी? लंग्स में। भाई इनहेलेशन में क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी। एंटर कौन से पार्ट में करेगी? लंग्स में। और किसके साथ करेगी? ब्लड के साथ करेगी। अब जो ऑक्सीजन है, हमारी जो ऑक्सीजन है कहाँ एंटर कर गई? सेल में। ये क्या है? ये हमारी एक सेल है। इसके अंदर क्या होगा? जो हमने खाना खाया था वो ग्लूकोज की फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। किसकी फॉर्म में एनर्जी मिली? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी हमें मिली किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, उस एटीपी की फॉर्म में मिली। और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। ये बॉडी से बाहर चले जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। ये बॉडी से बाहर जाएंगे। बाहर कैसे जाएंगे? एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू। आउटसाइड with blood, then lungs से कहां जाएंगे? एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी क्या? वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेलेशन किसका हो जाएगा? CO2 का। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी प्रोसेस किसकी है? ब्रीथिंग प्रोसेस है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, इसको बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे? जो हमने खाना खाया है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पहले से ही जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो जो ग्लूकोज हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी, हम जब कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो फूड है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या थी? हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस थी। अब ब्रीथिंग प्रोसेस कौन सी होती है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है, उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। सपोज दैट यहाँ इनहेलेशन हो रहा है। इनहेलेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन ने बॉडी के अंदर एंटर किया। बॉडी का कौन सा पार्ट? लंग्स में। लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है।
ब्लड के साथ ऑक्सीजन ने एंटर कर दिया तो क्या होगा, ये हमारी कोई सेल है, सेल में ऑक्सीजन गई, क्या होगा, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ क्या हो रहा था, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा था, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये क्या थे, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट थे, तो ये क्या करेंगे, ब्लड के साथ आ जाएंगे, ब्लड के साथ फिर से वापस से सेम प्रोसेस चल जाएगी लंग्स में, लंग्स से एक्सहेलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो ये डिफरेंस था रेस्पिरेशन प्रोसेस में और ब्रीथिंग प्रोसेस में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी अभी हमने जाना था जो ब्रीथिंग है वो कौन सी प्रोसेस है, जिसमें इनहेल और एक्सहेल हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड और क्या, एक्सहेलेशन, process of inhalation and exhalation, the air in and out of the body, बॉडी का कौन सा पार्ट, लंग्स का। ऐसी प्रोसेस जिसमें इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा एयर का। इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर जो जाएगी वो ऑक्सीजन होगी और बाहर जो आएगी लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऐसी प्रोसेस क्या होगी, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस होगी। अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या था, जो फूड था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, किसकी हेल्प से, रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से। तो हम लिख सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ब्रेकडाउन होना। फूड क्या था हमारा, ग्लूकोज इनटू एनर्जी में। ये कौन सी प्रोसेस थी, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कहां होती है, इट टेक प्लेस, कहां होगी, बॉडी के कौन से पार्ट में, लंग्स में। इट टेक प्लेस इन लंग्स। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां होगी, सेल के अंदर। इट टेक प्लेस इनटू द सेल, जितनी भी सेल होंगी सभी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। थर्ड पार्ट क्या है, और क्या हो रहा था ब्रीथिंग के अंदर, एनर्जी प्रोड्यूस किसके अंदर हो रही थी, जब हमने फूड को ब्रेक डाउन किया तो हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। एनर्जी इज नॉट फॉर्म, ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी फॉर्म नहीं हो रही थी, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हुआ था, जब फूड को ब्रेक डाउन किया तो उससे हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। कौन सी एनर्जी मिली थी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है,
एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही थी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। ये कैसी प्रोसेस थी? जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये लंग्स के अंदर हो रही थी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? इसमें क्या हुआ था? कार्बन, कार्बन क्या है? हमारा केमिकल है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? हमारे केमिकल्स हैं। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी? इट इज ए केमिकल प्रोसेस। तो ये क्या था? ये डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, कि जो ब्रीथिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होगा एयर का इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब हम एयर को अपने अंदर लेंगे दैट मीन्स इनहेलेशन, और जब एयर को बॉडी से बाहर करेंगे दैट मीन्स एक्सहेलेशन। जहां ऐसी प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे? ब्रीथिंग प्रोसेस। इट टेक प्लेस इन लंग्स। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। हम सांस किसके थ्रू लेते हैं? लंग्स के थ्रू लेते हैं। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। जब ब्रीथिंग प्रोसेस होगी तो वहां हमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। और ये कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेक डाउन होना किसमें? एनर्जी में। इट टेक प्लेस इन ऑल सेल। कहां ब्रेक डाउन होगा फूड का? सेल के अंदर। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो हमारी सभी सेल के अंदर होगी। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ जो एनर्जी हमें फॉर्म होगी वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होगी? एटीपी की फॉर्म में। इट इज ए केमिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। तो ये क्या था? ये हमारा डिफरेंस था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस के बीच में। अब चलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो उसके दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप की होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या थी कि जो ग्लूकोज है, जो फूड है, वो जब ब्रेक डाउन हो रहा था तो उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। In the presence of oxygen। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। In the absence of oxygen, इसे क्या कहेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका एक और नाम है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस के नाम से। फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसका एक और नाम होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये कितने टाइप का होता है? इसके भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से?
alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, इसका प्रोडक्ट किसका बनता है? अल्कोहल बनता है। इसमें क्या बनता है? अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। तो ये हमारे टाइप हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन टाइप्स के बेस पे पाथवे है कि भाई जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब हमें एनर्जी कैसे मिलेगी और क्या क्या वेस्ट मटेरियल हमारा बॉडी से बाहर जाएगा। एनारोबिक में एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, कैसे फूड ब्रेक डाउन होगा, कैसे हमें एनर्जी मिलेगी। तो एक बार मैं इसे रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद फिर इन दोनों एरोबिक और एनारोबिक को डिस्कस करते हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस क्या थी? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब जो एयर है उसका बॉडी में एंटर करना और बॉडी से बाहर जाना, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है कि जिसमें जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये कहाँ मिलेगी? लंग्स के अंदर मिलेगी। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कहाँ मिलेगी? सेल्स के अंदर मिलेगी। जितनी भी सेल्स होंगी सभी के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। एनर्जी इस ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या कर रही है? फूड को ब्रेक डाउन करके ही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और जहां एनर्जी मिलेगी वो किसकी फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कैसी है? केमिकल प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन होगा और वहां से जो हमें एनर्जी मिलेगी, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसके 2 टाइप हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ही हम जो फर्मेंटेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होगा वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। चलिए इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन को डीपली से पढ़ते हैं। अब क्या है? ये जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब एरोबिक और एनारोबिक सारी प्रोसेस हमारी कहाँ होती है? सेल के अंदर ही होती हैं। मान के चलो ये हमारी क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। इसमें क्या होगा कि जितनी भी बॉडी की सेल होंगी, भाई वहां चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ना हो या फिर लेक ऑफ ऑक्सीजन हो, लेकिन जो प्रोसेस है वो सारी स्टार्ट तो एक ही तरीके से होंगी। क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करेगी तो क्या होगा? जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। क्यों? इसका फॉर्मूला क्या है? C6
H12O6। तो यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 6। तो ग्लूकोज के अंदर क्या है? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये प्रोसेस कहाँ होगी? इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक एंजाइम बनेगा, पाइरुवेट नाम का एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्या, किस नाम का? पाइरुवेट नाम का। इसमें क्या होगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देखो ये ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट थे? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 कार्बन और 3 कार्बन में। इसे कहेंगे पाइरुवेट। पाइरुवेट। तो यहाँ पे जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगी? हमें एनर्जी में ही तो फॉर्म करना है। यहाँ हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब इससे ये इतनी जो प्रोसेस है ये सभी के अंदर सेम होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लेक ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस सभी के अंदर सेम होगी। इसके बाद क्या होगा? ये जो पाइरुवेट है, सपोज दैट यहां क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन नहीं है, किसके अंदर होगी? यीस्ट के अंदर। जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी वहां ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था? इथेनॉल में। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या प्रोवाइड हो रही थी? एनर्जी। तो जो इथेनॉल है इसके अंदर क्या है हमारा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये तो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? जो हमारा ग्लूकोज है वो किसमें चेंज होगा? पाइरुवेट में। पाइरुवेट की हेल्प से क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बन रहा था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रोसेस हमारी कहां होगी? मसल्स के अंदर। कहां होगी? मसल्स के अंदर होगी। और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? एनर्जी फॉर्म कर रहा था। तो जब हमें एनर्जी फॉर्म हो रही थी तो क्या होता है? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगी? एनर्जी। और क्या होगा? वाटर प्लस एनर्जी। ये क्या है? हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय breakdown of glucose by various pathway। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले इसको बना लीजिए। जितनी भी सेल होंगी
सभी सेल के अंदर यहाँ तक प्रोसेस सेम होगी। जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सेल के कौन से पार्ट में होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। तो यहाँ क्या होगा, क्या बनेंगे? जब ग्लूकोज डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा। पाइरुवेट के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड होती है। अगर हमारे पास क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रोसेस किसके अंदर होगी? यीस्ट के अंदर होगी। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। इसके अंदर क्या होगा? इथेनॉल, जो अभी हमने पढ़ा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो वो प्रोसेस कहाँ होगी? हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ इथेनॉल बनेगा और एनर्जी हमें प्रोवाइड हो जाएगी। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड से हमें एनर्जी फॉर्म होगी। इसमें क्या होगा? ये प्रोसेस हमारी मसल्स के अंदर होती है। अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इससे हमें माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें एनर्जी फॉर्म हो जाएगी। तो इन पाथवे के बारे में हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। और क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना, फूड किसमें चेंज होगा? एनर्जी में। किसकी हेल्प से? रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ये इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको बना लीजिए। उसके बाद फिर इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला टाइप था वो कौन सा था? एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट कौन सा था? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है। जो सेल होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, वहां रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगी। अभी तक क्या था? अभी तक हमने सब सेम पढ़ा था। हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रहा था पाइरुवेट में। पाइरुवेट में किसकी हेल्प से? ग्लूकोज हमारा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, तो पाइरुवेट बना देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना, तोड़ना। जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमें एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? देखो, यहां से जो पाइरुवेट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंस है। पाइरुवेट क्या है? पाइरुवेट एक केमिकल सब्सटेंस है। जब यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था? हमें जो एनर्जी मिल रही थी वो एटीपी की फॉर्म में मिल रही थी। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
तो यहाँ हमें एनर्जी मिलेगी और जो CO2 और वाटर है वो बाहर चला जाएगा। एनर्जी मिल जाएगी किसके फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ये प्रोसेस किसके अंदर होगी? इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन भाई वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से, तब हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये कितने तरीके से हो रहा था? 2 तरीके से हो रहा था। कौन कौन सा? एक तो था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो यहां क्या होगा? सेल के अंदर सारी प्रोसेस यहां तक कैसी होंगी? सेम होंगी। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, मींस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। जब ग्लूकोज मतलब जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा था? ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस भी किसके अंदर होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब यहां तक ये तीनों प्रोसेस सेम चलेंगी। इसके बाद क्या होगा? बाकी जो प्रोसेस है इसके बाद चेंजमेंट आएंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, तो यहां क्या होगा? यहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब यहां ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सपोज दैट यहाँ क्या था? अल्कोहलिक था, तो जो अल्कोहल है वो हमारा यहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। शराब जो होती है तो उसको अल्कोहल ही कहते हैं। तो वो यहाँ पे पड़ा पड़ा सेल के अंदर सड़ जाएगा। किसकी फॉर्म में? इथेनॉल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में ये यहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा? इथेनॉल की फॉर्म में। ये क्या है? इथेनॉल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, जब यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जो इथेनॉल है उसको भाई एनर्जी बनाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या होगा? जो इथेनॉल है हमारा अल्कोहल है वो यहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा और यहाँ की जो एनर्जी होगी वो किसकी एब्सेंस में बनेगी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनेगी। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? यहां तक तो सारी प्रोसेस सेम रहती हैं। क्या होगा? ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा। ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ। अब लैक्टिक एसिड में क्या होता है? लेक ऑफ
ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो होती है लेकिन कम होती है। जैसे कि जो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। जब वो दौड़ लगाते हैं उनकी मसल्स में बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम होने लगती है उन्हें, क्योंकि एनर्जी ज्यादा यूज हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वो जो ऑक्सीजन है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी मसल्स में पेन होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये मसल्स में होती है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। तो बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस किसके अंदर होगी, हमारी मसल्स के अंदर होगी। कौन सी मसल, जो स्केलेटल होती है, स्केलेटन बोन होती है, वहां जो मसल्स होती हैं उसके अंदर ये प्रोसेस हमारी होगी। जब लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये तीनों पाथवे हैं। एक था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज चेंज होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। किसकी हेल्प से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो ये एक सब्सटेंस बनाएंगे, केमिकल सब्सटेंस, जिसका नाम क्या है, पाइरुवेट। ये जो प्रोसेस होगी कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में। ये प्रोसेस किसके अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 तरीके का था, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या था कि पायरुवेट तक तो हमारी सभी सेल के अंदर जो प्रोसेस है वो सेम रहती है, कि पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, यहाँ हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, तो जो हमारा अल्कोहल है वो यहाँ पड़े पड़े सड़ जाएगा। जब वो पड़े पड़े सड़ जाएगा तो यहाँ हमें एनर्जी फॉर्म नहीं होगी। अगर बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन होगी वो कम होगी। ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो लैक्टिक एसिड है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी क्वांटिटी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस करेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म करेंगे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration। रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड
नहीं होती है, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। और क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, अकर ओनली किसके अंदर थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थी। इट इज अकर कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। और जो एनएरोबिक प्रोसेस थी ये किसके अंदर हो रही थी, ये इनकम्प्लीट थी, यहां किसी का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था ग्लूकोज का, इसमें क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। यहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, यहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन था इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रोसेस होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, कम एनर्जी प्रोवाइड होगी, लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यहां पे कम एनर्जी प्रोवाइड होगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या बन रहा था, CO2 एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट क्या था, CO2 एंड वाटर। स्टार्टिंग का प्रोडक्ट क्या था, एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था, एनर्जी। यहां पे एनर्जी कम मिल रही थी इसीलिए यहां का एंड प्रोडक्ट क्या था, एनर्जी थी। दो तरीके था, कौन कौन से थे, CO2 एंड इथेन। और यहां CO2 कैसी थी, एंड लैक्टिक एसिड। तो ये क्या है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होगी और इसमें कम होगी, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होगी, इसलिए इसको क्या कह दिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो कंप्लीटली मिलेगा। लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो इनकम्प्लीट मिलेगा। यहाँ ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, हमें यहाँ ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, हमें यही तो मिल रहा था, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। तो जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या मिल रहा था, CO2 एंड H2O। और यहाँ एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा था, CO2 और इथेन और यहाँ पे लैक्टिक एसिड। तो ये यहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हुआ है। उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम जब नाक से सांस लेते हैं तो सांस हम कहां से लेते हैं, एयर, यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है, एयर आएगी, कहां से लेंगे सांस, नसल कैविटी, नेसल
कैविटी, ये जो हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं ना, ये दो नीचे छेद से होते हैं ना, नेजल कैविटी कहते हैं। तो जब यहाँ से एयर आएगी तो एयर कहाँ जाएगी, यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंग्स। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंग्स। और जो हमने खाना, अब एयर यहां से गई, यहाँ क्या है, माउथ है। यहां से एयर गई और जो खाना गया, अब ऐसा तो है नहीं जब हम खाना खाते तो वो यहीं जाके कलेक्ट हो जाता है, वो भी ये दोनों कहाँ जाके कलेक्ट हो जाते हैं, फेरिंग्स में। यहां से कहाँ जाते हैं, फेरिंग से जाते हैं, यहां प्रेजेंट होती है लारिंग्स। लारिंग्स के बाद जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, ये क्या है, रिंग्स हैं, इसका नाम है ट्रैकिया, TRA, विंड पाइप। ट्रैकिया को और क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, जहां से जो हवा है वो अंदर जाती है। ट्रैकिया के बाद जो हवा है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में चली गई, लंग्स में जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कहाँ डिवाइड होगी, इन्हें क्या कहते हैं, जो ब्रांच बनी हुई होती है, ब्रोंकस। ये क्या है हमारा, ब्रोंकस है। और ये जो छोटी छोटी सी ब्रांच में से और ब्रांच जब निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ पे जो ये कुछ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एल्वोलाई। ये हमारा डोम शेप्ड में जो है, यहाँ पे इसकी शेप कैसी है, डोम शेप्ड है। इसका नाम क्या है, डायाफ्राम। इसका नाम क्या है, डायाफ्राम। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है, जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। यहां से एयर कहां से आई, नेजल कैविटी से एयर अंदर आई, कहां गई, फेरिंग्स में। फेरिंग के बाद लारिंग्स में गई। लारिंग्स से ये जो रिंग लगी है, ये रिंग क्या काम करती हैं, जो हमारी विंड पाइप होती है इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि जो ये पाइप होती है ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है तो इधर उधर कोलैप्स ना करे, इसीलिए ये रिंग इसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो एयर है वो कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जो ब्रांच निकली हुई होती है उन्हें कहते हैं ब्रोंकस। उसमें से और छोटी छोटी ब्रांच जब निकल जाती है तो उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जब एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ हमें दिखाई देती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं एल्वोलाई। और डॉम शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। अब वन बाय वन इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एयर आई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, एयर प्रेजेंट है। एयर ने एंटर किया कहां से, नेसल कैविटी से। कहां गई, फेरिंग्स में गई। अब ये फेरिंग्स जो है इसका काम क्या है, ये पास, इसका कॉमन वर्क जो है वो पास करना होता है। क्या पास करता है, फूड और एयर। इसका वर्क क्या है, passes of food and air। फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो कहां जाएगी, ये क्या है, ये हमारी विंड पाइप है और यहाँ पे कुछ इस तरीके की
प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लारिंग्स कहते हैं। ये क्या है, एयर कहाँ गई, लैरिंग्स में गई। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। कि जो ये हमारी आवाज आ रही है, जहां से हम लोग चिल्लाते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो आवाज कहाँ से आती है, लारिंग्स से आती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। इसके बाद जो एयर है कहाँ जाएगी, वाइंड पाइप में जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, ये जो हम लोग अपने यहाँ पे देख रहे होते हैं, इसको पकड़ो यहाँ से, जो हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, जहां से जो एयर है वो जाती है यहाँ से होके। ट्रैकिया के ऊपर कुछ इस तरीके से रिंग लगी होती हैं। ये क्या है, ये रिंग है। अब रिंग जो होती है वो कंप्लीट होती है, लेकिन इनकी जो शेप है वो कैसी है, सी शेप्ड है। रिंग प्रेजेंट है, सी शेप्ड है, हाफ कर्व है। उसके बाद रिंग्स का काम क्या है, रिंग्स प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट ट्रैकिया, किससे, ताकि ये इधर उधर मूव ना करे, इस पे कोई इधर उधर मूव ना करे या फिर कोलैप्स ना हो, इसलिए जो रिंग्स है ये प्रिवेंट करती है और इसको सपोर्ट करती है। प्रोटेक्ट ट्रैकिया एंड सपोर्ट। और ये किसकी बनी होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, विंड पाइप होती है। उसके बाद जो विंड है वो कहां जाएगी, ट्रैकिया के बाद ये हमारा क्या है, लंग्स है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लारिंग्स। यहाँ पे कुछ ब्रांच निकली हुई होती है, ये जो ब्रांच है, एयर कहाँ गई, यहां से ट्रैकिया के बाद एयर कहाँ जाएगी, ब्रोंकस में जाएगी। अब ब्रोंकस में जाके क्या हो जाएगी, फिर वो पूरे लंग्स में फैलनी भी जरूरी है, तो यहाँ पे और छोटी छोटी कुछ इस तरीके की ब्रांच बनी हुई होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंक्यूल के बाद कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, जैसे अंगूर होते हैं एक गुच्छे में, इस तरीके से यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वुलर सैक कहते हैं। अगर बात हो रही है पूरे ग्रुप की तो क्या कहते हैं, एल्वुलर सैक। अगर बात होती है सिंगल ग्रुप की, सिंगल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, अगर सिंगल बैलून की बात हो रही है तो इसे कहते हैं एल्वोलाई। तो यहां से एयर कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर क्या होगा, उसके बाद एक्सहेलेशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसका डायग्राम बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। अब देखते हैं एल्वोलाई क्या होती है। एल्वोलाई की स्ट्रक्चर कैसी थी, बैलून लाइक स्ट्रक्चर थी। जब बैलून होता है तो उसमें अगर हम पानी नहीं डालते हैं या फिर एयर नहीं भरते हैं तब तक वो कैसा रहता है, श्रिंक रहता है, लेकिन एयर भरने के बाद वो कैसा हो जाता है, फूल जाता है। तो उसी तरीके से हमारी एल्वोलाई होती है, इनकी जो शेप होती है ये भी
बैलून लाइक जैसी होती है। डायग्राम साथ के साथ बनाते चलो। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो किस तरीके की होती है, जैसे ग्रेप्स होते हैं, एक गुच्छे से में जैसे ग्रेप्स लटके हुए होते हैं, ऐसे होती है। ये क्या है, हमारी एल्वोलाई है। इसका काम क्या है, ये एक्सचेंज करती है गैसेस को। जब एयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो ऑक्सीजन को तो हमारी बॉडी यूज कर लेगी, एक्सेल करेगी तो क्या कौन सी गैस बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका काम कौन करता है, एल्वोलाई। यहाँ पे ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जिनका काम क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। ये हमारी कैपिलरी हैं, जिन्हें ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये एल्वोलाई है, सिंगल है तो एल्वोलाई। अब इसमें क्या होगा कि जब एयर एंटर करेगी, जब एयर एंटर करती है तो ये हमारी जो एल्वोलाई होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, वेरी थिन। पतली होने की वजह से इसमें से एयर इजीली पास हो जाती है। इसकी जो वॉल्ड होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, वेरी थिन वॉल्ड। स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इसका काम क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करना। व्हेन एयर इनटू, जब एयर इसके अंदर एंटर करेगी, जब एयर इसके अंदर एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी, बहुत तेजी से सप्लाई करेगी, रिचली सप्लाइड। इसीलिए इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो शेप होती है वो बैलून लाइक शेप होती है। सपोज दैट ये हमारे पास एक सिंगल एल्वोलाई है, ऐसी इसकी शेप होती है। ये क्या है, ये इसकी वॉल है, ये बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतली होने की वजह से इसमें से एयर इजीली पास हो जाती है। जैसे यहां पे एयर ने एंटर किया, O2 एंटर हुई, यहां पे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन जब एंटर करेगी तो यहां से ऑक्सीजन कहां जाएगी, ब्लड वेसल्स में, आरबीसीज में, इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो ये क्या काम करेगी, यहां से पूरी बॉडी में चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। तो
सेल में जब यहाँ से ऑक्सीजन जब सेल में ट्रांसफर हो जाएगी तो ये यूज हो गई, ऑक्सीजन यूज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड बची, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, वो यहां से बाहर आ जाएगी, ब्लड सेल्स के थ्रू यहां से बाहर आ जाएगी। अब ये बहुत ज्यादा पतली होती है तो इसको क्या कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, एक सिक्वेमस नाम का एक टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेमस एपिथेलियम, जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे क्या है, एल्वोलाई है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा थिन होती है, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर जब एयर इंटर करती है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में एयर इंटर करती है, और एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे आरबीसी के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम का कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, एचबी के नाम से जिसे जाना जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सारा जो खेल होता है इस प्रोसेस के अंदर, कौन किसके अंदर जाके ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो किसके अंदर जाके होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या काम है हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो कलर होता है, अलग से देख लेते हैं एक बार, क्या है, हीमोग्लोबिन HB, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसका कलर होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसी होती है, और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन से क्यों, जब हम आयरन को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो है ये हमारा एक रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, क्या है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क किसका है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, हीमोग्लोबिन का। ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोडक्ट है। ये हमारे पास कोई सेल है, सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एचबी प्रोटीन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एचबी। यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, राइथ्रोसाइट। अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करेगी, हमारे पास एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हीमोग्लोबिन से इन तीनों में से किसी को चूज करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले वो इसको चूज करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड को, देन ऑक्सीजन को, देन कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, इसके अंदर ब्लड सबसे ज्यादा सप्लाइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोर ब्लड सप्लाइड। क्यों, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, हीमोग्लोबिन है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होती है लंग्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है।
क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड होता है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और अगर इसको चूज करने के लिए किसी को कहा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज करेगी। तो ये क्या था? हमारा हीमोग्लोबिन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना है कि जो गैसेस हैं वो बॉडी के अंदर एक्सचेंज कैसे होती हैं। अब देखते हैं गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। हाउ डज गैस एक्सचेंज अकर इन अवर बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर जो गैस हैं वो कैसे एक्सचेंज होती हैं? सबसे पहले यहाँ एक प्रोसेस होगी, अभी हमने पढ़ा था इनहेल। जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो कहां से आएगी? एयर से आएगी। जब एयर से यहां से ऑक्सीजन आई तो कहां एंटर किया? नेसल कैविटी में, नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल से कहा? नेसल कैविटी में एयर ने एंटर किया। नेसल कैविटी के बाद क्या था? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या था हमारा? जो फूड को और एयर को पास करवा रहा था। फेरिंग्स के बाद गई लारिंग्स में। लारिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स। ये क्या है? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। लारिंग्स के बाद ऑक्सीजन कहां गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। ट्रैकिया क्या है हमारा? विंड पाइप है। उसके बाद कहां जाएगी? ब्रोंकाई में। जो ब्रांच निकली थी उन्हें क्या कह दिया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जाएगी ब्रोंकस में या फिर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद जो एयर है एल्वोलाई में हो जाएगी। एल्वोलाई में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी हमने पढ़ा था जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो कहां हो रहा था? एल्वोलाई के अंदर हो रहा था। यहां से ब्लड में, और ब्लड से कहां जाएगी? पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन हमारी कहां चली जाएगी? सेल में। ये तो था हमारा इनहेल, जो हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। वो हमारे नॉस्ट्रिल, ये वाले जो हमारे नाक के अंदर दो छेद होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल से एयर ने एंटर किया नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स क्या है? जो पास करती है एयर को। वहां से कहां गया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है, जहां से हम लोग बोलते हैं, जो ये आवाज आती है, इसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया क्या है हमारा? विंड पाइप है। वहां पे जो रिंग्स लगी हुई थी वो क्या था? ट्रैकिया था हमारा। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलाई। एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो ये प्रोसेस हमारी क्या है? इनहेलेशन। अब बात करें, अब सेम रिवर्स प्रोसेस किसकी है? एक्सहेलेशन की। कि यहां से ब्लड में से जो CO2 है वो यहां से CO2 वापस जाएगी। O2 तो एंटर कर गई, यहां से CO2 वापस जाएगी। जब CO2 वापस जाएगी तो कहां जाएगी? सबसे पहले एल्वोलाई में, देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई। ये क्या जा रही है? CO2 जा रही है। और आ क्या रही है? O2 आ रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, एयर आ रही थी। और जा क्या रहा है? कौन सी गैस जा रही है? CO2। उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया से लैरिंग्स में जाएगी, देन फेरिंग्स, नेसल कैविटी, नोस्ट्रिल के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। तो ये किसकी प्रोसेस थी? हमारी
गैसेस के एक्सचेंज की प्रोसेस थी कि जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज कैसे करती हैं। पहले एयर कहाँ एंटर करती है, कैसे कैसे हमारी बॉडी ब्लड तक पहुंचती है, और ब्लड के बाद जब वो फिर से ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्स हो जाती है और कैसे कैसे बॉडी से एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाती है। तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का गैसेस एक्सचेंज था। अभी यहाँ पे एक दो टॉपिक और बचते हैं, इसको बना लीजिए, उसके बाद इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। अब इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हमने सबका वर्क पढ़ लिया कि भाई नेसल कैविटी का काम क्या था, नॉस्ट्रल का काम क्या था, एल्वोलाई का काम क्या था। लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी तो वहां पे कुछ डोम शेप्ड का ऐसे करके कुछ कर्व शेप में ऐसे बना हुआ था। डायफ्राम जो था इसका वर्क क्या है। अब बात करते हैं कि भाई इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में डायफ्राम का वर्क क्या है। ये हमारे पास है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। समझ तो आ गया होगा कि इंस्पिरेशन मतलब जब एयर अंदर जाएगी और एक्सपिरेशन मतलब जब एयर बाहर जाएगी। तो यहां पे हमारा क्या था, लंग्स था, लंग्स प्रेजेंट थे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, यहाँ कुछ डोम शेप्ड में ऐसे, ये क्या है, ये हमारा डायाफ्राम है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या है, इंस्पिरेशन है। एक्सपिरेशन की बात करें तो जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है, याद रखना वो छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट, क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, कार्डियक नर्व्स प्रेजेंट होती है। जब हम सांस लेते हैं, देखो जब हमने सांस लिया तो हमारे यहाँ पे जो ये डायफ्राम होता है ये यहाँ प्रेजेंट होता है। जब सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे यहां से एयर एंटर की, जब एयर ने एंटर किया, एयर आई तो डायफ्राम कैसा हुआ हमारा, यहाँ पे ये क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब सिकुड़ गया। और जब यहां से एयर अंदर, जब हमने एयर को बाहर निकाला, जब एयर बाहर गई, आउट हो गई, तो डायफ्राम हमारा कैसा हो गया, रिलैक्स पोजीशन में हो गया। किस पोजीशन में हो गया, रिलैक्स पोजीशन में हो गया। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। डोम शेप्ड, ये जो इस तरीके से होता है इसे डोम शेप्ड कहते हैं। उसके बाद जब एयर एंटर करेगी, एयर इनहेल्ड, जब एयर ने एंटर किया तो क्या हुआ, इस साइड लिख लेते हैं, एयर इनहेल्ड। तो हमारी जो रिब है, यहाँ पे जो रिब प्रेजेंट होती है वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। रिब केज एक्सपेंड एज, तो रिब मसल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऐसी प्रोसेस में इनहेलेशन प्रोसेस होगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन। डायफ्राम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो ये कौन सी पोजीशन में जाएगा? मूव डाउन। अगर बात करें एक्सपिरेशन की, जब एयर कहाँ जाएगी? एक्सेल होगी, एयर एक्सेल्ड होगी। जब एयर एक्सेल हुई तो जो रिब है वो किस पोजीशन में आ जाएंगी? रिलैक्स में हो जाएंगी। यहां पे रिब कैसी हो जाएंगी? रिब केज जो था वो एक्सपेंड होगा, बड़ा हो रहा था, यहां पे कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल एज रिब मसल्स कैसी हो जाएंगी? रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद जब एक्सेलेशन प्रोसेस होगी डायफ्राम के अंदर, जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो कौन सी प्रोसेस होगी? एक्सेलेशन। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन होने के बाद तो ये किस साइड में मूव करेगा? अप डाउन। इनहेलेशन हो रहा था तो डाउन में मूव कर रहा था, एक्सेलेशन होगा तो मूव अप। तो ये हमारी प्रोसेस है इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की। भाई इंस्पिरेशन में क्या होता है? एयर अंदर आती है, अंदर आने के बाद जब एयर अंदर आई, ठीक है, तो हमारा जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि ऐसे खिंचाव पैदा होगा और जो रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाएंगी। एक्सपेंड होने के बाद यहाँ इनहेलेशन प्रोसेस हो जाएगी, तो जो हमारा डायफ्राम है वो डाउन में मूव करेगा। जब एक्सपिरेशन होगा, जब हम सांस को बाहर निकालेंगे, गैसेस को बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है कि जो रिब केज होता है वो छोटा हो जाता है और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं। रिलैक्स पोजीशन में जब आती है तो क्या होगा? एक्सेलेशन होगा। डायफ्राम कैसा होगा? एक्सेलेशन होगा। और किस साइड में मूव करेगा? ऊपर की साइड में मूव करेगा। तो ये हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसका डायग्राम बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ एक टर्म आती है रेजिडल वॉल्यूम। ये क्या होती है? जैसे हम सांस लेते हैं, सपोज दैट हम भाग रहे हैं और भागते भागते हमने सांस ली। जब हम बहुत ज्यादा सांस ले लेते हैं तो क्या ऐसा होता है, जब हम बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी यूज हो जाती है? नहीं, हम वो जितनी भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होती है हम वो सारी यूज नहीं करते। जो ऑक्सीजन बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडल वॉल्यूम। कितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर बच जाती है? 1100 टू 1200 ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर बच जाती है। अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पढ़ लिया था। अब प्लांट के अंदर कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का? भाई प्लांट के अंदर भी तो एक्सचेंज का गैसेस होता है, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अभी हमने जब पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आई थी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या था? जो प्लांट है उसमें गैसेस एक्सचेंज कौन कर रहा है? एक यहाँ पे जैसे लीव्स है, लीव्स में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करवाते हैं। इसका नाम क्या था? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की वजह से क्या है, जो प्लांट है वो गैस एक्सचेंज करती है। अब क्या प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है? क्या प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है? देखो ये हमारा है रेस्पिरेशन इन प्लांट, और यहां ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। भाई जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लॉस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये कोई प्लांट है, ये क्या करेगा?
ऑक्सीजन गेन करेगा हमारी तरह ही और क्या कर देगा, CO2 बाहर निकाल देगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये कोई प्लांट है, ये CO2 अपने अंदर एंटर करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। लेकिन क्या रेस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस है, भाई देखो फोटोसिंथेसिस में हमें सनलाइट की जरूरत होती है। अब जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है दो तरीके से होती है। कौन कौन से दो तरीके हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन डे एंड नाइट, मतलब एक तो रात में होता है और एक दिन में होता है। नाइट के टाइम पे क्या होगा, और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम। भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सनलाइट। तो नाइट के टाइम पे सनलाइट तो होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन कैसे होगा कि ये हमारे पास क्या है, कोई प्लांट है, यहाँ पे O2 आई, एनर्जी मिली, यहां से O2 आई, एनर्जी मिली, CO2 बाहर चली गई। भाई जब प्लांट रेस्पिरेट करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन ही लेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करें डे टाइम की, तो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी होगी एंड रेस्पिरेशन भी होगा, ये चलता रहता है। रेस्पिरेशन तो भाई सांस तो लेते ही रहते हैं। फोटोसिंथेसिस में डे टाइम पे सनलाइट होगी, सनलाइट की वजह से क्या होगा, ये क्या है, कोई प्लांट है, सबसे पहले क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, तो ऑक्सीजन ने एंटर किया, एनर्जी बनाई, यहां से CO2 बाहर चली गई। अब CO2, प्लांट CO2 कब लेता है, जब उसे खाना बनाने की जरूरत होती है, और टाइम कौन सा है, डे टाइम है, दैट मीन सनलाइट प्रेजेंट होगी, तो ये इस CO2 को रीयूज कर लेगा, इसे बाहर नहीं छोड़ेगा, इस CO2 को रीयूज कर लेगा और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये जो हमारी प्रोसेस है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, डे टाइम पे इस तरीके से होती है और नाइट टाइम पे इस तरीके से होती है। भाई प्लांट भी रेस्पिरेशन, उनके अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें भी ऑक्सीजन एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। जब ये तो था नाइट के टाइम पे, लेकिन डे टाइम की बात करें तो जब रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन अंदर करेगी, ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आएगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी। अर्थात जब प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा होगा तब उसे CO2 की जरूरत होगी, तो वो अपनी इस CO2 को किसी को नहीं देगा। फिर जब उसे उस चीज की जरूरत है तो वो किसी और को क्यों देगा, तो वो अपनी इस CO2 को दोबारा से यूटिलाइज कर लेगा और CO2 बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट में था। उसके बाद छोटी छोटी टर्म है, रेस्पिरेशन इन प्लांट में हो गया था, फिश कैसे रेस्पिरेट करती हैं, फ्रॉग कैसे रेस्पिरेट करता है। तो जो फिश होती है वो गिल से, जैसे हमारे अंदर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं और सांस छोड़ती हैं। लेकिन ये क्या है, हमारी फिश है, यहां पे ये क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, ओपन माउथ है, जहां से ये क्या करेगी, ऑक्सीजन और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी।
भाई ऑक्सीजन और वाटर माउथ के थ्रू ही तो एब्जॉर्ब करेगी। माउथ कैसा होगा, उसका ओपन होगा। ये जो गिल्स हैं ये किससे कवर है, इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिससे ये कवर रहती हैं, जिसका नाम क्या है, अपर कूलम। इसका नाम क्या है, अपर कूलम। जो फिश हैं वो जो सांस लेती हैं तो गिल्स के थ्रू लेती हैं, तो उस टाइम पे उनका जो माउथ है वो ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे माउथ ओपन हो जाता है ऑक्सीजन और वाटर एंटर कर जाता है, लेकिन जैसे ही उनका जो माउथ है जब इनका माउथ क्लोज हो जाता है, ये क्या है यहाँ पे, माउथ क्लोज्ड। माउथ क्लोज होने के बाद गिल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। जब माउथ क्लोज्ड होता है तो वाटर बाहर चला जाता है, और जब माउथ ओपन होता है तो वाटर और प्लस ऑक्सीजन दोनों ही सांस लेने में काम करते हैं। बात करें अगर फ्रॉग की, तो जो फ्रॉग होता है ये स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेता है। जो फ्रॉग होता है ये स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेता है, इसे कोई टेंशन नहीं होती है, इसके पास स्किन भी है और लंग्स भी है, ये एक्वाटिक भी है और अनएक्वाटिक भी है। और जो इंसेक्ट होते हैं वो कहां से सांस लेते हैं, स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे अंदर नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग कहां से सांस लेता है, स्किन से और लंग से। ऐसे ही इंसेक्ट के पास ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स होते हैं, ये वहां से सांस लेते हैं। अगर बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म कहां से सांस लेता है, स्किन से लेता है। ये हमारा अर्थवर्म है, ये इसकी स्किन है, ये कहां से लेगा, अपनी स्किन से लेगा। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है खत्म। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम खत्म होता है। उसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता नीट में इससे बाहर कुछ आने वाला है, मैंने सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। That's it for today's lesson. I hope you found it helpful. If you have any question, any query, any doubt, you can drop your message in comment box, and don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. See you in the next video. Bye bye. Wait. अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो बाद में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।